2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। एटीएम से छेड़छाड़ के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। दोनों ही आरोपी हैं खानाबदोश नाबालिग। किशनगंज थाना क्षेत्र के वैशाली नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने बैंक की रिपोर्ट पर सीसीटीवी खंगाले और फुटेज में सामने आया कि दो व्यक्ति एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिस पर मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की गई थी। पुलिस ने मामले की पड़ताल करते हुए आज दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपी नाबालिग हैं और उनका हुलिया खानाबदोश जैसा बताया जा रहा है। वहीं अजमेर उत्तर सीओ प्रियंका रघुवंशी से जानकारी देते हुए बताया कि हमने मामले की पड़ताल शुरू की है, जिसमें सामने आया इन दोनों नाबालिगों ने पहले नागिनबाग स्थित कैनरा बैंक में भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। वहां पर यह नाकाम रहे, जिसके बाद ये बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंचे और चोरी की मंशा से एटीएम को तोड़ने की कोशिश की और नाकाम रहे। वहीं दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। दोनों के पास से एटीएम तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एक आया था कि एटीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। उसी के अंदर जब आ गया और पता किया गया तो एक 14 तारीख को कैनरा बैंक के अंदर भी सेम तरह की वारदात जो है वो हुई थी, यानी एटीएम से किसी ने छेड़छाड़ की थी। तो उसके ऊपर एक अलर्ट डेफिनेटली था कि दो के अंदर एक दिन के अंदर के गैप के अंदर कोई एटीएम से छेड़छाड़ कर रहा है और मंशा साफ थी कि वो एटीएम के अंदर लूट करना के फिराक के अंदर है। इसके ऊपर एसपी साहब और एडिशनल साहब ने हम लोगों को ये टास्क दिया कि हम इसके ऊपर काम करें और उसमें हमको आज एक सफलता मिली है। इसमें दो नाबालिग लड़के जो हैं वो इन्वॉल्व थे, जो जनरली लेट नाइट जब गश्त चेंज होती है उस टाइम के ऊपर इन एटीएम्स के अंदर घुसते थे और इनके अंदर पेचकस और इन लोगों के पास जो बाकी थे उससे छेड़खानी करते थे। एक निगरानी करता था कि पुलिस कहीं से ना आ रही हो और दूसरा उसमें कर रहा था। तो इन्होंने दो जगह ये अटेम्प्ट कर लिया था। उसके बाद से जो हम लोगों के पास इनपुट्स हम लोगों ने एविडेंस इकट्ठे किए उस तक इन तक पहुंचना पॉसिबल हुआ और ये और भी करने की फिराक के अंदर थे। दोनों बालकचारी हैं तो दोनों को निरुद्ध किया गया है। दोनों खानाबदोश हैं। 80 वर्षीय बुजुर्ग ने दूसरे दिन भी दिया कलेक्टर के कार्यालय के बाहर धरना। भ्रष्टाचार के विरोध में धरने पर बैठे हैं बुजुर्ग गणपति गोरा जो 2 दिन से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकपाल व राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिले। उन्होंने सभी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देंगे। इसे वे अपनी अंतिम लड़ाई बता रहे हैं। जी आज आपको दूसरा दिन है, आप धरने पर बैठे, किस मांगों को लेकर के बैठे आप? मैं एक तो लोकसभा के अंदर एक तो जो है लोकसभा का लोकपाल का डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए इंडिया लेवल पर और जनता द्वारा, और दूसरा है राष्ट्रीय चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा होना चाहिए। इससे क्या है फिर सीबीआई और ईडी जो है लोकपाल के अंदर होनी, ताकि जो है लोकसभा के अंदर जो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो बचाव कर दे रोक सके। इसलिए मैं लोकपाल की बात कर रहा हूँ। लोकपाल पहले बिल पास हो चुका है पर उनको लागू नहीं करा इन्होंने और अभी तक नहीं। सारी पार्टी चुप है इस मामले में क्योंकि सबके पास काला धन है। सारी पार्टियों पर काला धन है, काला धन निकाल नहीं रहे वो, पता नहीं रहा आपको धरने पे बैठना पड़ा। कारण यही है कि देश में जनता परेशान हो रही है, मजदूर लोग परेशान हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 5 किलो अनाज 1 किलो चना पर कह रहे जीवन यापन करो, कैसे यापन करेगा जीवन 5 किलो चना में? तुम रहो ना प्रधानमंत्री रहो, 5 किलो मैं दूंगा तेरे को 5 1 किलो, तू अपना जीवन यापन करके बता है। 80 करोड़ लोगों को कह दिया कि तुम यापन करो और हमारा टैक्स का पैसा हमसे लूट रहा है। विधानसभा लोकसभा के 50% फंड तो वही खा रहे हैं। विधानसभा लोकसभा जिंदा क्या मिल रहा है? ऐसे लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र नहीं है, लूटतंत्र बन गया ये। इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी युद्ध स्तर पर। और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली लड़ूंगा, जनता मंदिर पर लड़ूंगा, मरूंगा मैं ही लड़ूंगा।
मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरी बिल्कुल अंतिम लड़ाई है मेरी। क्या नाम है भाई? गणपत लाल गौर। कॉलोनी की सफाई को लेकर हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पर लोगों का प्रदर्शन, समस्याओं की अनदेखी का लगाया आरोप। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पर आज उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर वार्ड नंबर 58 के कॉलोनी वासी दफ्तर पर नारेबाजी करने लगे। लोगों ने दफ्तर में बैठे अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई व समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। नाराज लोगों ने बताया कि पिछले कई सालों से हाउसिंग कॉलोनी के वासी परेशान हो रहे हैं। गंदगी का आलम इतना है कि बीमारियों का डर सता रहा है, बावजूद बोर्ड अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नाराज लोगों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया और सफाई कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने को कहा है। 11 माह पूर्व माननीय पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव जी देवनानी और मेरे द्वारा यहाँ पे एक ज्ञापन दिया गया था, धरना दिया गया था। इन्होंने आश्वस्त किया था कि जो भी आपकी समस्या है उनको अतिशीघ्र हम इसका निवारण करेंगे। उस टाइम को हमारे वहाँ पे कर्मचारी 7 थे। इन्होंने उसकी सफाई व्यवस्था को बढ़ाते हुए 10 कर दिए और हमें बोला भाई अभी जो तत्काल जो सुविधा हो सकती है वो हमने कर दी है और अब आप लोग पधारो, आपको अतिशीघ्र जो भी समस्या है उनका निवारण हो जाएगा। हम लोग इनके आश्वस्त से सहमत हो गए, चले गए घर पे। आज लगभग 11 माह होने आए हैं। इन्होंने 10 आदमी 3-4 महीने तक रखे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बाद में इन्होंने 10 के 5 आदमी कर दिए। और उस टाइम को जब 10 आदमी थे, जब इनका ठेका नहीं था, तो इन्होंने कहा भाई कम से कम 10 आदमी की व्यवस्था तो हम कर रहे हैं, अब ठेके की बढ़ा देंगे। उसके बाद के अंदर यहाँ पे इनका ठेका हो गया और ठेका पहले जो पुराना ठेकेदार था उन्हीं को दिया गया। ये इनकी क्या रामकथा वही जानते हैं। उसके बाद में उस ठेकेदार ने आने के बाद में 5 आदमी कर दिए। अब लगभग 7 महीने से 5 आदमी है। अब मैं इनसे अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि भाई 5-10 आदमी भी सफाई व्यवस्था में माकूल नहीं थे, तो आपने 5 व्यवस्था किस ब्याज पे कर दिया? और अगर आपने 5 कर दिया तो क्या इससे आप संतुष्ट हैं? किसके कहने से 5 कर दिया? तो यहाँ पे जो अधिकारी हैं उन लोगों का रवैया बिल्कुल रफ है। उनका ये कहना है कि साहब आपके वहाँ के जो भी है संतुष्ट हैं, तो मैंने मेरी बात करा दीजिए। जब बात कराने के लिए ना फ़ोन खोला तो बात नहीं करे, उन्होंने साहब असंतुष्ट हैं, तो इन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके साथ साथ मैंने इनसे ये बोला कि भाई आप मुझे बताइए 5 किस ब्याह पे करें। तो वार्ड नंबर 58 के पधारे, कुछ समस्याओं से मेरे को अवगत कराया। मैं उनकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी निराकरण के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं समयबद्ध तरीके में पूरा करूँ जरूर। किस तरह की समस्याएं सफाई से रिलेटेड हैं, कुछ पानी से रिलेटेड हैं, कुछ मतलब बिजली की हैं, तो थोड़ी समस्याएं हैं। इनको मतलब हम तुरंत से तुरंत दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। फैक्ट्री का ताला तोड़कर की गई चोरी, चोर चुरा ले गए कई मशीनें। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के माकूपुरा में रैना प्लास्टिक कंपनी है, जिसमें देर रात चोरी का मामला सामने आया है। चोर फैक्ट्री से कई मशीनों को चुरा ले गए हैं, जिसकी सूचना फैक्ट्री मालिक ने आदर्श नगर थाने में दे दी है। पुलिस आगे की तफ्तीश में लगी हुई है। मैं लक्ष्मण लाल हूँ और मेरी इंडस्ट्रीज है ये रैना प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के नाम से कहलाती है और इसके नंबर है H138 औद्योगिक क्षेत्र माकूपुरा विस्तार, जो आदर्श नगर पुलिस थाने के अंतर्गत आती है ना। अब इसमें क्या हुआ कि मेरा बेटा ये कारोबार संभालता है, इसका फैब्रिकेशन का काम है, अभी रेलवे का टेंडर लिया हुआ है इसका। तो इसकी जो मशीनें हैं, छोटी छोटी वेल्डिंग मशीनें हैं, ड्रिल मशीन है, हैमर मशीन है, ताले प्लेट है, हैंडल है, कब्जे का पैकेट है। तो हम शाम को 15 अगस्त को 6:15 बजे सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध मौजूद रख के हम फैक्ट्री से लोग लगा के 6:15 बजे हम यहाँ से गए थे। तो सेकेंड डोज 16 अगस्त को 8 बजे जब पहले मैं आया था तो फैक्ट्री का मेरा ताला बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं था। और फिर मैंने अंदर घुसा, ताले की सर्च किया, ताला कहीं मेरे को दिखा नहीं। फिर मेरे बेटे को फ़ोन किया मैंने कहा भाई तुमने क्या है कि ताला तेरी फैक्ट्री का ताला ही नहीं है लगा हुआ, क्या तुम लगाना भूल गए, क्या हो गया? नहीं, बोले हमने 6:15 बजे ताला लगाया है, लेकिन उसके बावजूद तो कि मैं आता हूँ। तो बेटा यहाँ आया था, आने के बाद में देखा मैंने, मेरी मोटी मोटी हैवी मशीनें मैंने देख ली, मेरी जो मशीनें थी। उसके बाद में चोरी है लगभग 40-45 हज़ार की चोरी है। उसमें वेल्डिंग मशीन है, 2 हैमर मशीन है, ग्राइंडर है, ताले प्लेटें हैं, अलमारी के इसके हैंडल है और कब्जे हैं। इतना सा सामान चोरी हुआ। नाम बताया आप? मेरा नाम लक्ष्मणलाल कुरुडिया है, मैं इसके फादर हूँ। सर 15 अगस्त को शाम को चोरी हो गई थी मेरे यहाँ पे 10 से 9 के बीच के अंदर। ये हमारा मतलब कि एक तो वेल्डिंग मशीन वगैरह, ग्राइंडर वगैरह मशीनें सारी गायब हो गई और टेंडर का सामान लाया हुआ था मेरा रेलवे का, उसके सारे ताला प्लेटें, हैंडल वगैरह और ये कब्जे वगैरह सब चोरी हो गए, कट्टे गायब हो गए। ये चीज़ क्या सामान में? वैसे सामान के अंदर ताला प्लेटें थी भैया थी और हैंडल वगैरह थे
और ताला थे, और एक वो ग्राइंडिंग मशीन, हैमर मशीन और 2 ड्रिल और वेल्डिंग मशीन। लगभग कितने का सामान है? लगभग है मेरे 45,000 के आसपास सामान। कहाँ है गोदाम आपके? गोदाम कौन सा वाला? ये गोदाम जो चोरी की घटना हुई, ये का यही है। कौन सा एरिया है? कौन सा? ये रिपको एरिया है, माकुपुरा औद्योगिक क्षेत्र और रेना इंडस्ट्रीज के नाम से है। H1 क्या सीसीटीवी फुटेज में आया क्या चोरी करते हुए? हाँ सर, वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर है। नाम बताएं आपका नाम। अतिक्रमण हटवाने को लेकर ग्रामीणों का जिला कलेक्टर को ज्ञापन। चारागाह भूमि का कर रखा है अतिक्रमण। बरौड़ा तहसील के देवरिया गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर को चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटवाने को ज्ञापन सौंपा है। गांव वालों का कहना है कि गांव के पास में 300 बीघा चारागाह है, जिस पर कुछ अन्य लोगों ने मलबा व पत्थर डालकर चारागाह भूमि को बिगाड़ रखा है। इसी को हटवाने हेतु गांव वालों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। से मिलने आए आज कलेक्टर साहब से मिलने आए थे और गांव में चारागाह भूमि अतिक्रमण कर रखा है। पूरी भूमि को मतलब पत्थर और मलबा डाल के खराब कर रखा है। जो बेचदारी है वो मतलब हर जगह सारे चारागाह भूमि पर सब जगह मलबा डाल रखा है और इसकी वजह से पूरी चारागाह भूमि मतलब बिल्कुल खराब हो चुकी है। किससे क्या रखा ये मलबा? कौन डाला? ये मलबा जो बेचदारी है उन्होंने कर रखा है। तो आपने वहाँ पर कहीं शिकायत नहीं थी क्या? पहले कई जगह ऑनलाइन शिकायत की, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। अगर अभी भी नहीं होते तो फिर क्या करोगे? वापिस कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और तो कहाँ जाएंगे, यहाँ धरना देंगे। नाम बताइए आपका। नौरतमल देवरिया। कौन सा गांव? ग्राम देवरिया, ग्राम पंचायत बरौड़ा, पंचायत समिति अराई, जिला अजमेर। पूरा और खाली एक झाड़ू छोड़ी है। मेरे बाप की तस्वीर भी ले गए जिसकी मैं पूजा करता हूँ। बाप की तस्वीर भी ले गए जिसकी मैं पूजा करता हूँ। चोरों ने किया दुकान का सूपड़ा साफ। दुकान मालिक के पिता की तस्वीर भी ले गए साथ। पड़ाव क्षेत्र के व्यस्तम रोड पर चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को दिया अंजाम। क्लॉक टावर क्षेत्र में पंडित चाट कार्नर की दुकान है, जिसको देर रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। दुकान मालिक लक्ष्मी नारायण अवस्थी के अनुसार चोरों ने पूरी की पूरी दुकान साफ कर दी। करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान दुकान से चुराया तथा यहाँ पर भी चोर नहीं रुके, दुकान मालिक के पिता की तस्वीर को भी साथ ले गए। यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। हाँ साहब, ये अपनी पड़ाव के अंदर दुकान है और इसके अंदर से रात को सारा सामान ले गए। यहाँ तक कि हमारे पिताजी की फ़ोटो तक लेके चले गए। इसके अंदर एक भी कील भी नहीं छोड़ी। इसके अंदर 7-8 तो सिलेंडर थे छोटे बड़े मिला के। 10 पीपे कल तेल के मंगाए थे और 8 से 10 हज़ार रुपये कैश और चिल्लर ये पड़ी हुई थी उस टाइम की, वो ले गए। भगोने थे 8-10 तेल के पीप, वो थाल थे और पैसे थे 8-10 हज़ार चिल्लर और कैश समझ के दोनों 8-10 हज़ार करीब कैश थे। और फादर की फ़ोटो वोटो कुछ भी नहीं छोड़ी। हमारे कुल देवते और पुराने रसीद और डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज़ एक एक चीज़ लेके चले गए। ये चाट है, कचौड़ी समोसे की दुकान है, पंडित चाट कॉर्नर के नाम से। ये केसरगंज पड़ाव के अंदर केकरी ट्रांसपोर्ट के बिल्कुल सामने। ये कल में 1 लाख और 1 लाख से ऊपर 1,30,000 35,000 करीब। मेरा नाम है राकेश शर्मा, मेरे भाई की दुकान है। मेरा भाई यहाँ पे बैठता है। ईश्वर चंद अवस्थी के बेटे हैं 2। मेरा भाई बड़ा लक्ष्मी नारायण अवस्थी, वो यहाँ पे बैठता है। बस अब 8:30 पौने 9 बजे दुकान बढ़ा के चले गया था। मेरे को सुबह 6 बजे फ़ोन करा किसी ने, यहाँ मिलने वाले ने, कि तेरे दुकान का शटर वटर टूटा हुआ, सारा दुकान खाली पड़ी है, बिल्कुल कुछ भी चीज़ नहीं है, खाली झाड़ू पड़ी है। मेरी दुकान में बहुत सारा माल था। कचौरी समोसे की दुकान है छोटी सी, पंडित चाट कॉर्नर के नाम से। और यहाँ 10 तेल के पीपे थे मेरे, जो कल ही मैंने मंगवाए थे। और 2 मैदा के कट्टे हैं और बेसन का कट्टा है, दाल के कट्टे हैं। 5 टंकियाँ थी मेरे पास, बड़ी और छोटी मिला के।
और 4 गैस की टंकी वो चूल्हे थे, 2 मिक्सियाँ थी, कुकर था, 7 थाल थे, परात थी, 10 भगोने थे और गले में कम से कम मेरे 5-6 हज़ार रुपये थे आप तेजगारी मिला के। और मेरे गैस की डायरियाँ और काम के कागज़ मेरे शोकेस में हलवाई का सारा सामान था और कागजात। मेरा काउंटर जो जिस पे मैं कचौरी बेचता था वो गल्ला सही थी, उसको भी ले गए। बाउंडर लगभग पूरा सामान खाली करके पूरा और खाली एक झाड़ू छोड़ी है। मेरे बाप की तस्वीर भी ले गए जिसकी मैं पूजा करता हूँ। 1.5 लाख रुपए का माल है साहब, वो कम से कम। करा दिया है पुलिस में अभी मैं जा रहा हूँ साहब, पुलिस वालों को बुलाया, फ़ोटो खिंचवाई है, वो सीसी कैमरे में आया आदमी, वो दिखाने जा रहा हूँ साहब। कौन से थाने का मामला है? एक क्लॉक टावर थाने का मामला है सर। कौन सी जगह ये पड़ाव है न्यू के दुकान का? पंडित चाट कॉर्नर। आपका नाम? लक्ष्मी नारायण अवस्थी। बंद करो, बंद करो। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल बचाओ, देश बचाओ, रेल बचाओ, देश बचाओ। महंगाई बंद शीघ्र दो, शीघ्र दो, शीघ्र दो। महंगाई बंद शीघ्र दो। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन ने लगाए रेल बचाओ देश बचाओ के नारे। रेलवे के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों में है काफी आक्रोश। केंद्र सरकार की रेलवे निजीकरण पॉलिसी को लेकर देश के कोने कोने में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाए जा रहे हैं। रेलवे कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं। वे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री रेलवे में उन्नति की बात करते हैं, दूसरी तरफ रेलवे के निजी टेंडरों को हाथ में सौंप रहे हैं। रेलवे में कार्य करने वाले 10 से 13 लाख कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के कर्मचारियों ने डीए व बोनस के भुगतान को लेकर भी अपनी मांगे रखी। इसी क्रम में रेलवे कर्मचारियों ने रेल बचाओ देश बचाओ के नारे लगाए। पिछले दिनों 14 अगस्त को ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की वर्किंग कमेटी में यह निर्णय लिया गया है कि हमको चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार लगातार रेलवे के ऊपर और जितने भी हमारे सरकारी उपक्रम हैं, चाहे BSNL हो, चाहे एयर इंडिया हो, और बहुत सारे डिपार्टमेंटों को बंद कर चुकी है, लेकिन रेलवे को भी अब इसकी कुदृष्टि पड़ गई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों रेलों को प्राइवेट देने की बात चल रही है और उसमें टेंडर भी जारी हो चुका है। कौन कौन लोग आएंगे उसके अंदर वो भी आपने देखा है। विदेशी लोगों ने भी उस टेंडर को भरने का काम किया, उनको भी टेंडर देने की बात की है। और ये जो ट्रेन का सिलसिला अगर प्राइवेट हाथों में चले गया तो इस देश की सबसे बड़ी जो मजदूरों को उद्योग देने का काम करती है, मजदूरों को रोजगार देने का काम करती है रेलवे, जिसमें 10 से 13 लाख कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। और ये देश जो ख्याति प्राप्त रेलवे विश्व में दूसरे नंबर पे चल रही है सब जगह फायदे में, उस रेल को बेचने का काम हमारे प्रधानमंत्री महोदय बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। एक तरफ भाषण में कहते हैं कि रेल नहीं बिकेगी और दूसरी तरफ टेंडर निकाल रहे हैं। अब तो टेंडर से जग जाहिर हो गया है कि इनकी दृष्टि रेलवे के ऊपर सही नहीं। तो आज इस क्रम में पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की सभी यूनियनें जोरदार प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन को जब तक ये आदेश रोके नहीं जाएंगे, हमारे डीए का भुगतान करने की घोषणा नहीं की जाएगी, तब तक जारी रखा जाएगा। और अगर अभी आने वाले दिनों में बोनस भुगतान की भी बात चल रही है, उसको भी ऊपर इनकी दृष्टि सही नहीं है। कुछ पत्र भेजने की बात की है उन्होंने और उसमें उसको भी कम करने की बात की है। आपको पता होगा कि 74 के अंदर रेलों की हड़ताल बोनस को लेके हुई थी। अगर बोनस में 98 दिन से एक दिन भी कम करने की बात की तो कभी भी रेल का चक्का जाम ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन और NWRU के साथी करने का काम करेंगे। इन विचारों को लेकर के आज हमने यहाँ लोगों को उत्साहित करने का काम किया है। चरणबद्ध आंदोलन की बात हुई थी, अगला चरण क्या रहेगा? अगला चरण अभी जैसे ही वहाँ से आदेश आएगा, अभी 19 सितंबर को भारतीय स्तर के ऊपर सारी यूनियनें मिलकर के भारत बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। उससे पहले कुछ सद्बुद्धि हो जाए तो हम समझते हैं कि रेलों का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। भूपेंद्र भटनागर, जोनल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय। अभी भी नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। 35 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पुष्टि। जिले में अभी भी नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। रोजाना सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। आज भी 35 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। डॉक्टर संजीव महेश्वरी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अभी अस्पताल में 40 मरीज हैं, जिनमें से
3 वेंटिलेटर पर हैं, 7 मरीज बाईपैप पर हैं तथा 12 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। सस्पेक्ट वार्ड में भी अभी 28 मरीज हैं। आज गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। हाँ सर, किस तरह के आज अभी हमारे पास में कोरोना पॉजिटिव वार्ड में 45 पेशेंट हैं, जिसमें से 3 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, 7 बाईपैप पे हैं, करीब 12-13 पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास में 27 पेशेंट हैं और उसमें से 4 बाईपैप पे हैं, 5-6 मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। वेंटिलेटर पे सस्पेक्ट में कोई नहीं है। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से भी करीब 40 पेशेंट के 35 पेशेंट के आसपास रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है अजमेर डिस्ट्रिक्ट की, और रिपोर्टों का इंतजार है। शाम तक इवनिंग तक रिपोर्ट आती है। जो पेशेंट बाईपैप पर हैं, वेंटिलेटर पे हैं, सभी सीरियस हैं। आज प्रिजनर वार्ड से हमने 2 पेशेंट को कोरोना मुक्त होने के पश्चात भेजा है और 7 पेशेंट को हम रूम आइसोलेट कर रहे हैं। उनके लगभग लक्षण रहित होने पर उनको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। पूरा गाइड करके कि भाई कमरे में रहना है, कमरे से बाहर नहीं निकलना है, ऐसा गाइड करके उनको 7 पेशेंट को रूम आइसोलेट कर रहे हैं। सेन समाज का मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन। मंजीत कुमार सेन को केस कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाने की कर रहे हैं मांग। जिला सेन समाज द्वारा मंजीत कुमार सेन को राज्य केस कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि उनकी समस्याओं की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मंजीत कुमार सेन को राज्य केस कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाए ताकि उनकी समस्याएं आसानी से राज्य सरकार तक पहुंच सकें। राजस्थान सरकार से सेन समाज केस कला बोर्ड के अध्यक्ष की मांग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने भी केस कला बोर्ड का गठन करके समाज को फायदा दिया था। 1.5 साल होने के उपरांत भी 22 वर्षों से मंजीत कुमार सेन, जो कि सावर निवासी है, उनको केस कला बोर्ड के अध्यक्ष की मांग समाज करता है कि हमारी समाज की जितनी भी परेशानी है उनको जब तक राज्य सरकार में हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा सेन समाज का, जब तक हमारे सेन समाज की मांगों को सुनने वाला कोई भी नहीं है। तथा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर गहलोत से राष्ट्रीय न्याय महासभा जिला अध्यक्ष रामावतार सेन और सेन समाज अजमेर के सारे संगठन ये मांग करते हैं कि मंजीत कुमार सेन को केस कला बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत करके समाज को अनुग्रहित करें। आज किससे मिले? आज कलेक्टर महोदय से हम ज्ञापन देके आए हैं। नाम बताइए आपका? रामावतार सेन, राष्ट्रीय न्याय महासभा जिला अध्यक्ष। 76 लाख रुपए की ठगी का मामला आया सामने। शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न का प्रलोभन देकर की गई ठगी। आए दिनों विभिन्न प्रकार के ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट को लेकर आया, जहां पर किशन टांडी नाम के युवक से 76 लाख की बड़ी रकम ठग ली गई। बताया जा रहा है पीड़ित सीमित मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन किसी ने ज्यादा रिटर्न का प्रलोभन देकर उसके पास कॉल की और अलग अलग अकाउंट में पैसे डलवाए। शुरुआती दौर में पीड़ित को रिटर्न ज्यादा मिला, जिससे वह इस जालसाजी में फंस गया और उसने एक बड़ी रकम उनके खातों में डाल दी। आरोपी गुजरात के हैं। 3 गुजराती आरोपियों के खिलाफ पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाया है। जी सर बताइए, क्या मामला दर्ज हुआ था और किसने करवाया था? किशन टांडी नाम के व्यक्ति ने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया 76 लाख रुपए की ठगी का। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे उनसे इन्वेस्ट करवाया, यहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ। गुजरात के आरोपी हैं, उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ है। वो शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करने के नाम पर, ज़्यादा फायदा देने के नाम पर प्रलोभन दे करके और उनसे 76 लाख रुपए हड़पे हैं। क्या पीड़ित ने वारदात क्या बताई थी अपने साथ? पीड़ित बता रहा है कि वो शेयर मार्केट का होल्डर है, डीमेट उसका अकाउंट है। वो सीमित राशि इन्वेस्ट कर रहा था। उसके पास कॉल आया कि आपको हम ज़्यादा फायदा दिला देंगे, आप इन्हीं नंबरों से ये अकाउंट नंबर, इनमें पैसे जमा कराइए। शुरुआत के दिनों में उनके पास में कुछ वापस भी रिटर्न आया, लेकिन उसके बाद में उसके साथ में बड़ी राशि ट्रांजैक्शन करवा ली गई और उसके बाद में बंद कर दी। लगभग कितनी राशि थी ट्रांजैक्शन? गुजरात बता रहे हैं, अकाउंट गुजरात का। कितनी राशि लगभग ट्रांजैक्शन हुई? 76 लाख रुपए कुल बता रहे हैं। किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया? मुकदमा 3 व्यक्तियों के नाम है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। गुजरात के। खाना बनाते समय गैस के सिलेंडर में लगी आग, मकान मालिक की सूझबूझ से टला हादसा। अलवर गेट थाना क्षेत्र के रावड़िया मोहल्ले में एक घर में खाना पकाने के दौरान गैस के सिलेंडर में आग लग गई, जिसे देखकर घर वालों के होश उड़ गए। लेकिन गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मकान मालिक की सूझबूझ से सिलेंडर को घर के बाहर निकाला गया तथा सिलेंडर पर गीला कपड़ा डालकर आग पर काबू पाया गया। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिलेंडर को अपने कब्जे में लिया तथा सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से संपर्क किया।
किस तरीके से हादसा हुआ, क्या रहा था? ये क्या मतलब टंकी लगाई थी, अभी ली हुए तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, और लगाने के बाद में 10 मिनट तक सब्जी बन रही थी और हम बाहर चले गए। पड़ोस में से एक बच्ची आई, उसने बोली आग लग रही है दादी। वैसे मैं भागा बस, तो ये सिलेंडर में आग लग रही थी ऊपर। तो कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान तो क्या, ये सिर्फ मेरा हाथ का हुआ, और बाकी तो मैंने बहुत कोशिश करी इसको, फिर बाहर लगे पटक दिया इसको। बड़ा हादसा हो जाता। किसकी गलती लग रही है आपको इसमें? सिलेंडर ये सिलेंडर की, मेरे को तो ये इसी की है। ठीक, नाम बताओ आपका? ताराचंद। मैम, किस तरीके की सूचना मिली थी और किस तरीके से? सूचना मिली कि राबड़िया मोहल्ला में कहीं पे सिलेंडर में आग लग गई है। इस पर तुरंत पर हमारे जो पुलिस थाने का जाब्ता पहुंचा, उसने गैस एजेंसी जो मौके पर मौजूद थी उसे बुला करके और आग पे काबू पाया है। और जो आग लगी है, जिनके मकान में खाना पकाते हुए ताराचंदी सन ऑफ कन्हैया लाल है, राबड़िया मोहल्ले के निवासी है। खाना बनाते हुए आग लगी, तुरंत जिन्होंने हिम्मत दिखाते हुए इस सिलेंडर को बाहर गली में लेके आए, और पुलिसकर्मियों ने और जो अपने गैस एजेंसी है उसके सहयोग से इस पे आग को काबू पा लिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या किसी भी सामान की नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। सिलेंडर है वो कब्जे में ले रखा है, जिस कंपनी का है उस कंपनी के उसको ऑथराइज डीलर को बुला करके इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। संस्कृत शिक्षा आयोग द्वारा किया गया देववाड़ी ऐप लॉन्च। कोरोना काल में घर बैठे सीख सकेंगे संस्कृत। आज जयपुर से संस्कृत शिक्षा आयोग द्वारा देववाड़ी ऐप लॉन्च किया गया, जिससे लोगों को घर बैठे कोरोना काल में संस्कृत पढ़ सकेंगे व सीख सकेंगे। ऐप लॉन्च होने के बाद सभी संस्कृत शिक्षक वर्ग व विद्यार्थी वर्ग में खुशी की लहर है। आज संस्कृत शिक्षा विभाग के जो राजस्थान जयपुर में है, इसकी ओर से एक देववाणी ऐप का उद्घाटन हुआ है, और जो हमारे जो आयुक्त हैं डॉक्टर समीर शर्मा जी और मंत्री जी सुभाष गर्ग साहब ने अभी उसको ऐप को लॉन्च किया है। और इसके माध्यम से कोरोना काल में जो संस्कृत शिक्षा में जो छात्र हैं वो संस्कृत पढ़ पाएंगे। तीसरी कक्षा से लेकर वरिष्ठ उपाध्याय मतलब 12वीं कक्षा तक वो संस्कृत में सारी ऐप तैयार है, और सभी अध्यापकों ने तैयार किया, मैंने भी तैयार किया है। अभी बच्चे उसको संस्कृत में पढ़ेंगे। सर, इससे बच्चों को क्या हेल्प मिलेगी? इसमें बच्चे जो घर पर हैं, बिना किताब नहीं है, उसी ऐप के माध्यम से वो उसको अच्छी तरह पढ़ पाएंगे, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वही ऐप को कर सकते हैं। और पहले तो लिंक भी था, अभी ऐप तैयार हो गया है, इससे हमारे विषय संस्कृत को अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। हाँ, ज़्यादा संस्कृत मतलब जो संस्कृत में नहीं था, ये नया शुरू हुआ है, जनरल विभाग में शुरू हुआ था। ठीक है, आज ये सारे स्कूलों के जो अजमेर जिले के जो स्कूल है आज यहाँ उपस्थित हैं। सर, ये वीसी किसने लिया? ये मीटिंग किसने ली? अब वीसी जो है अपने संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया। इसमें जो अपनी जो आयुक्त हैं समीर शर्मा जी, डॉक्टर समीर शर्मा जी थे, और हमारे जो मंत्री जी हैं सुभाष गर्ग साहब, वो भी उन्होंने मीटिंग ली, उन्होंने ऐप का उद्घाटन किया। यहाँ अजमेर संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी ओर से और राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, सारे अध्यापक यहाँ संस्कृत। मेरा नाम डॉक्टर निरंजन साहू, प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com। सच के साथ।